सुनो लेडी, टाइगर ने नरम लहजे में कहा, मैं एक अहम काम पर मामूर हूँ और मेरा ख्याल है कि तुम इस तन्हा शेरनी से कोई ना कोई ताल्लुक रखती हो जो आदमखोर बन चुकी है और गुलिस्तान आबाद को उजाड़ रही है। मैं, लड़की ने चौंक कर कहा, मगर इस बार उसकी आवाज थरथरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद एतमादी खत्म हो गई है। मैं कह चुका हूँ कि मुझे जादू आता है। वैसे मुझे ये अंदाजा लगाने में जादू से काम लेना पड़ा कि लैब असिस्टेंट किस पर आशिक है और जेटिन किसने हासिल की है। इंसुलेटिंग जेटिन? लड़की ने अपनी थरथराती हुई आवाज पर काबू पाते हुए कहा। हाँ, वो अब फिर मुस्कुरा रहा था। ओह, तुम ज़हीनी नहीं, वजीहा भी हो। मैं जानता हूँ कि मुझसे पहले औरतें मेरी वजाहत से वाकिफ हो जाती हैं, लेकिन अब वजाहत के बजाय जेटन के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। क्या मेरे और जेटन के बारे में किसी और को इल्म है? लड़की मान संजीदा हो गई। इस सवाल की वजह लड़की का हाथ टाइगर के सीने पर पहुंच गया। टाइगर ने पहले हाथ और फिर चेहरे की तरफ देखा। तुमने चेहरा कब बदला? क्या? लड़की की आंखों में खौफनाक चमक नजर आने लगी। क्या मतलब? तुम्हारे चेहरे और हाथ की रंगत में वाज़ेह फर्क है हसीना, टाइगर ने कहा। क्या? लड़की के चेहरे की रंगत फक हो गई। हाँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हारे हाथों की साख्त और रंगत तुम्हें 30 साल से ज्यादा की करार दे रही है, जबकि तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी उम्र सिर्फ 20 साल लगती है। वैसे डॉक्टर शीला फिनबर्ग कहाँ है हसीना? तभी टाइगर को एहसास हुआ कि वो संगीन गलती कर चुका है, एक जाल में फंस चुका है। इस बुनियादी उसूल को फरामोश कर बैठा है जो उसे तरबियत के आगाज़ी में बता दिया गया था। ओशान ने उसे खबरदार किया था कि ऐसी आंखों से होशियार रहना जो देख नहीं सकती, ऐसे कानों से चौकस रहना जो कुछ सुनते नहीं, और ऐसी नाक खतरनाक होती है जो सूंघती नहीं। उसके लिए उसने एक शेर के बच्चे की मिसाल दी जो पहले शिकार को सुनता है, देखता है और फिर उसे काट लेता है, लेकिन पहले शिकार के बाद वो दूसरे शिकार को सूंघने की कोशिश भी नहीं करता। टाइगर को अपनी इस गलती का एहसास सीने पर हुआ। लड़की के नाखून बहुत तेजी से गोश्त में उतर रहे थे। वो उसे महज औरत समझ बैठा था और ये उसकी भयानक गलती थी। टाइगर के हलक से कर्बनाक चीख निकल गई, क्योंकि अब लड़की के हाथ गालों को नोच रहे थे, गोश्त उधेड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेजदार बूंदे से गोश्त काट रहा हो। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि टाइगर इस सूरत हाल से घबरा गया था। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइगर नहीं, सिर्फ शहजाद है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे कभी तरबियत नहीं मिली। वो आम सा आदमी लग रहा था। इसी घबराहट में वो ठीक से गूंसा भी न मार सका। उसने गुर्राहट सुनी और फिर उसका पेट कटने लगा। उसके पेट से खून उबल रहा था। वो मास्टर ऑफ सनाजू का मुंह बोला बेटा था। वो 1,00,000 गुंडों पर बारी था। उसने हर दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। वो नौगान को कबल अज़ तारीख के जानवर की गर्दन में टांग चुका था, लेकिन इस वक्त वो बहुत खौफजदा था। खौफ उसकी आंखों से झांक रहा था। मौत उसके सामने खड़ी हुई थी। दर्द नाकाबिले बयान हो रहा था। खौफ की लहरें इतनी ही शदीद थी और पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने दर्द, कर्ब और खौफ के बावजूद खुदा को याद किया। एक तवील सांस ली और फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ओशान उसके सामने खड़ा रो रहा हो। वो तड़प गया। उसने एक बार फिर खूनी उंगलियां अपनी आंखों के सामने से देखी और बर वक्त उसकी कलाई को पकड़ लिया। लड़की अब भी दीवानगी की आलम में थी, लेकिन अब उसका एक हाथ जिससे टाइगर का खून टपक रहा था दुनिया के सबसे सख्त जान इंसान के शागिर्द के हाथ में था। टाइगर ने अपनी कलाई को झटका दिया तो लड़की चीख उठी। उसकी सारी उंगलियां उतर चुकी थी, मगर अब वो दूसरा हाथ इस्तेमाल करना चाहती थी। उंगलियां टाइगर के दिल में घुसने ही वाली थी कि टाइगर ने अपना घुटना लड़की के पेट पर दे मारा। इस कोशिश में उसे खुद भयानक तकलीफ हुई, लेकिन उसका पेट खुला हुआ था। इसके बाद टाइगर के दोनों हाथ चलने लगे। एक हाथ ने लड़की की आंखों में उंगलियां घुसा दी और दूसरे ने उसके शाने पर वार किया। उसी लम्हे उसे लड़की की हंसली की हड्डी चटकने की आवाज सुनाई दी। उसने फिर हाथ चलाया। इस मर्तबा लड़की की पसलियां टूट गई। अचानक की विंड स्क्रीन पर ताज़ा और गर्म खून की फवार पड़ने लगी। ये दोनों का खून था और बारिश के कतरों की तरह शीशे पर बह रहा था। तभी डॉक्टर शीला फिनबर्ग की पहली चीख निकली और वो गाड़ी से कूद गई। टाइगर वैन की नशिस्त पर ही डेर हो गया। शायद मैं जिंदा रहूं, उसने आखिरी बार सोचा, लेकिन ये दर्द, ये नाकाबिले बर्दाश्त है लिटिल फादर। गुलिस्तान आबाद की क्या खबर है डॉक्टर? सब्ज रंग के फोन पर वज़ीर आज़म की आवाज साफ और वाज़ेह सुनाई दे रही थी। लहजा अगरचे नरम था, मगर इसमें बेसब्री भी थी। मेरा आदमी वहाँ काम कर चुका है जनाब। ये तुम पहले भी बता चुके हो दोस्त। मेरा खास आदमी वहाँ काम कर रहा है जनाब। वो आपकी पूरी इंटेलिजेंस से ज्यादा कारगर साबित होगा। मुमकिन है, लेकिन अब ये सोचकर पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी फोर्स लगाई होती तो। क्या आप हमें इस मिशन से सबकदोश करना चाहते हैं जनाब? डॉक्टर बहराम का लहजा खुश्क और तल्ख था। नहीं, मगर कम से कम यही बता दो कि तुम्हें वहाँ से क्या रिपोर्ट मिल रही है। वजीर आजम ने फौरन कहा, कोई रिपोर्ट नहीं मिली। मगर तुम्हें तो आज उसकी तरफ से रिपोर्ट मिली थी डॉक्टर।
वजीर आजम ने तेज लहजे में कहा, जी हाँ, मैंने आपसे यही कहा था। तो क्या रिपोर्ट नहीं मिली? फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, मुझे कुछ पता नहीं। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा आदमी भी किसी हादसे में मुलविस हो गया है? क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि हम हंगामी सूरत हाल से गुजर रहे हैं? हम कौमी पैमाने पर हंगामी सूरत हाल से दो चार हैं। मुझे यकीन है कि हमने अगर इस सूरत हाल पर गुलिस्तान आबादी में काबू ना पाया तो फिरदौसी नहीं, पूरी दुनिया इस सूरत हाल का शिकार हो जाएगी। मुझे खतरात का पूरी तरह इल्म है जनाब। बहराम का लहजा अब स्पाट और जज्बात से आरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा आदमी भी फंस गया हो। तब फिर होता यह है कि कभी वो एरिया कोड भूल जाता है, कभी उसे टेलीफोन करना ही याद नहीं रहता। वैसे बिलउमूम वो अधूरी रिपोर्ट भेजने की फिक्र भी नहीं करता जनाबे वजीर आजम। क्या? वजीर आजम की आवाज गुस्से से कांप रही थी। हम कौमी हंगामी हालात का जिक्र कर रहे हैं और उसे भी इन हालात का बखूबी इदराक होगा। और वो चीनी नहीं जनाब। बहरहाल जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो वो टेलीफोन वगैरह को लगवियात ही समझता है। और तुमने उन दोनों को इस मिशन के लिए मुनासिब करार दिया था डॉक्टर बहराम। नहीं जनाब, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो इस मिशन के लिए मुनासिब है। तुम क्या कहना चाहते हो? वजीर आजम ने उलझ कर कहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंसानी नस्ल को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए आपके फौरी पैगाम पर यहाँ आया हूँ। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ नए इंसान को बचाना है और मैंने इस मिशन की जिम्मेदारी सिर्फ इस वजह से कबूल की है कि मेरे दो आदमी ऐसे हैं जो नए इंसानी में इंसानी नस्ल को बचाने के लिए सबसे ज्यादा अहल करार दिए जा सकते हैं। इन दो अफराद से कोई बेहतर नहीं। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की? वजीर आजम का लहजा मान ही नरम हो गया। जनाबे वजीर आजम, बहराम का लहजा तल्ख था। वो जनरल या इंस्पेक्टर नहीं, उनमें से एक मास्टर ऑफ सनाजू है और दूसरा उसका शागिर्द। आप जनरल बनाते हैं, लिहाजा वो आपको रिपोर्ट पेश करते हैं, मगर आप मास्टर नहीं बना सकते, लिहाजा मास्टर और उसका शागिर्द आपको रिपोर्ट पेश करने के भी पाबंद नहीं। नहीं जनाब, वो रिपोर्ट पेश नहीं किया करते। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने डॉक्टर शीला के घर में भी नहीं जागा। मेरा ख्याल है कि शीला वहाँ जरूर आएगी, तब फिर पुलिस वालों के जरिए उसे पकड़वा ले। बहराम ने जवाब दिया, सुनिए जनाब, वो दरिंदा औरत अपने माजी से कट चुकी है, अब उसके लिए अपना घर भी घर नहीं रहा। डॉक्टर बहराम, वजीर आजम को फिर गुस्सा आने लगा। मेरा ख्याल है कि मैं तुम्हें इस मिशन से हाथ खींचने का मशवरा दूं। नहीं जनाब, अब ये मुश्किल है। बहराम ने सर्द लहजे में जवाब दिया, अब हम आपके कंट्रोल में नहीं। हम एक ऐसे आलमी इदारे से ताल्लुक रखते हैं जो आलमी इंसानियत की खिदमत कर रहा है और मेरी यहाँ आमद से कबल जो माहिदा हुआ था उसके तहत आप ना तो हम पर हुक्म चला सकते हैं और न ही मिशन वापस ले सकते हैं। अगर मैं फौज को तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दूं तब। वजीर आजम ने धमकी आमेज लहजे में कहा, चंद हजार तरबियत याफ्ता नौजवान नाकाफी होंगे जनाब। बहराम ने इंतहाई खतरनाक लहजे में कहा, चंद हजार प्यादे या सवार सदियों के तजर्बात के वारिस मास्टर और उसके शागिर्दो जानशीन का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो दोनों खुद आपको यरगमाल बनाकर अपना काम करते रहें। मेरा ख्याल है कि आप इस सूरत हाल को बखूबी समझ सकते हैं। हाँ, वजीर आजम की बराई हुई आवाज सुनाई दी। मैं उन्हें एक बार एक्शन में देख चुका हूँ। उन दिनों मैं हिज़्ब इख्तिलाफ का लीडर था। वैसे अब मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूँगा। मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ रहें। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर बहराम दिन भर टेलीफोन के पास बैठा रहा। फिर जब कमरे में गुप अंधेरा हो गया तो उसने अपनी घड़ी देखी, 9:01। इसका मतलब ये था कि अब टाइगर फोन नहीं करेगा। टाइगर, उसका दिल घबराने लगा। टाइगर ने पहले भी कई मर्तबा फोन नहीं किया था, लेकिन इस बार बहराम को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हो रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे कोई उसके दिल पर जर लगा रहा हो। उसकी पेशानी पसीने से भीग गई। वो उठ गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा। शहर बुकमाए नूर बना हुआ था, लेकिन बहराम को एहसास था कि आज उसके अपने दिल में तारीकी है। क्यों? उसने अपने आप से पूछा, लेकिन उसे इस सवाल का कोई जवाब न मिल सका। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे टाइगर, उसने थूक निगलते हुए कहा और चारागर के इस दफ्तर से साहिल की तरफ देखने लगा जो उसे माहिदे के मुताबिक मिला था। उस पर भी सैनिटोरियम और अस्पताल के बोर्ड लगे हुए थे, जबकि बलाई मंजिल पर कंप्यूटर नस्ब थे जिनका राब्ता बराह रास्त हेडक्वार्टर के प्रिंसिपल कंप्यूटर से था। गुलिस्तान आबाद में FIA का डिप्टी डायरेक्टर ये हुक्म मिलने पर इंतहाई नाखुशगवार था कि डॉक्टर शीला के केस पर मामूर एजेंटों की तादाद निस्फ कर दी जाए, लेकिन हुक्म हाकिम मर्ग मफादात की मिसदाक उसे इस पर अमल करना ही था। उसका नाम कबीर अहमद था और उसने सब इंस्पेक्टर के ओहदे से तरक्की करके इस आला मनसब को 15 साल में हासिल किया था। अखबार वालों से उसके खुसूसी ताल्लुकात थे और खास तौर से गुलिस्तान आबाद के मशहूर अखबार टाइम्स ऑफ गुलिस्तान आबाद की समाजी रिपोर्टर नजरत से तो दांत काटे की दोस्ती थी। इस वक्त कबीर अहमद एक बार में बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था और गिलास से चुस्कियां लेता हुआ अपने माजी पर गौर कर रहा था। उसे माजी के झरोकों में जानते हुए बहुत देर हो गई।
اور وہ یادوں میں کھویا رہا۔ اس نے دوسرا گلاس اٹھایا مگر اسی لمحے اسے اپنے ہاتھ پر ایک نازک ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ یہ نزت ہی تھی اور اس وقت وہ 200 پاؤنڈ کی بجائے 180 پاؤنڈ کی لگ رہی تھی۔ کبیر کو اس پر شدید حیرت ہوئی کہ آج نزت کی آمد سے وہ آوازیں پیدا نہیں ہوئی جو عموماً فرش پر اس کی ایڑیوں سے پیدا ہوتی تھی۔ کل تک وہ بیٹھے ہی بیٹھے ان آوازوں سے اندازہ لگا لیا کرتا تھا کہ نزت ہوٹل کے پورچ میں پہنچ چکی ہے۔ ہیلو نزت، وہ مسکرا کر بولا، وزن کم ہونے سے تمہاری عمر بھی کم لگ رہی ہے، بہت شاندار لگ رہی ہو۔ ڈائٹنگ سے آنکھوں کی جھریاں دور نہیں ہوتی کبیر جی، وہ مسکرا کر بولی۔ کبیر نے بہرے کو اشارے سے نزت کے لیے مارٹینی لانے کو کہا۔ وہ جانتا تھا کہ نزت کسی نفسیاتی گرہ کے باعث بلا نوش بن گئی ہے۔ وہ لنچ میں صرف آلو کے چپس اور 4 گلاس لیا کرتی تھی۔ کبیر کو علم تھا کہ عورت کی شراب نوشی کتنی غلیظ بات سمجھی جاتی ہے، لیکن اسے نزت سے نفرت نہیں بلکہ ہمدردی ہوتی تھی۔ نزت کی عمر 40-45 سے کم نہیں تھی مگر اس وقت وہ بمشکل 25-30 سال کی لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بھی قدرے ٹھہراؤ تھا، چہرے سے اعتماد جھلک رہا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں کے گرد نہ تو ہلکے تھے اور نہ ہی جھریاں تھی۔ میرے لیے کچھ مت منگاؤ کبیر، نزت نے دھیرے سے کہا۔ چپس تو لے ہی لو۔ نہیں شکریہ۔ اوہ، تم واقعی ڈائٹنگ کر رہی ہو؟ کبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی سمجھ لو، میں اب جو کچھ کھا رہی ہوں اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہم برگر منگواؤں؟ ہاں۔ نزت نے بہرے کی طرف دیکھا اور پھر خود ہدایت کی، 4 ہیمبرگر لیکن گوشت کچا ہی رکھنا۔ کبیر نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، لہٰذا کبیر نے اپنا گلاس اٹھا لیا۔ بس کبیر جی، اب مت پیو۔ نزت نے اپنا باری بھرکم ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، کمال ہے، تم منع کر رہی ہو؟ کیا مسئلہ قوم بننے کا ارادہ ہے؟ نزت ڈارلنگ، یہی سمجھ لو، لیکن اب ایک گھونٹ بھی نہ لینا۔ کیوں نہ لوں؟ کبیر اس کے تحکمانہ لہجے پر بگڑ گیا۔ پینے پر ہر جگہ پابندی تھی اور یہ خفیہ اڈہ ہی ایسی جگہ تھی جہاں وہ سکون کے چند لمحے گزار سکتا تھا۔ تم بے وقوف ہو نزت، کیا تمہیں وہ خاص خبر نہیں چاہیے جس کو بیچ کر تم کم از کم 5000 روپے کما سکتی ہو؟ کبیر نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ وہ نزت کو خفیہ فائلوں سے خبریں نکال کر دیا کرتا تھا اور نزت یہ خبریں دوسرے اخباروں کو بیچ دیا کرتی تھی۔ دونوں میں معاہدہ یہ تھا کہ کبیر کی فراہم کردہ خبریں ٹائمز میں شائع نہیں ہوں گی کیونکہ نزت سے اس کی دوستی کا سبھی کو علم تھا۔ اس بار میں تمہیں ایک خاص چیز دینا چاہتی ہوں، نزت نے مسکرا کر کہا، بشرطے کہ وہ چیز مجھے پینے سے نہ روکے۔ کبیر کا موڈ بھی ٹھیک ہونے لگا۔ شرط یہی ہے کہ تم پینا چھوڑ دو گے؟ میرا خیال ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی بدل گئی ہو نزت۔ ہاں، آج رات میرے فلیٹ میں آ جانا، میں تمہیں ایسی چیز دوں گی جس کو پا کر تم زندگی بھر میرے مشکور رہو گے۔ میں شادی شدہ ہوں نزت، کبیر شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ فضول باتیں مت کرو۔ نزت ہنس پڑی۔ کچھ بھی ہو، اس وقت تو میں ضرور پیوں گا۔ چلو 4 گھنٹے تک مت پینا، صرف 4 گھنٹے تک، نزت نے عجیب سے انداز میں کہا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور میں اتنی دیر تک یہاں نہیں رہ سکتا۔ اب تک تم نے کتنے گلاس لیے ہیں؟ 2 اور 1 بیئر۔ چلو ٹھیک ہے، تم 2.5 گھنٹے تک نہیں پیو گے، پھر میں تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اور ایسا کیس دوں گی کہ تم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ کبیر نے گلاس رکھ دیا۔ یہ سودا زیادہ برا نہیں تھا۔ نزت اگر واقعی کوئی ایسا ہی بڑا کیس دے رہی تھی تو وہ 2.5 گھنٹے تک پیاسا ہی نہیں بھوکا بھی رہ سکتا تھا۔ اسی لمحے بہرے نے ہم برگر نزت کے سامنے رکھ دیے۔ ان میں کچا گوشت تھا، تازہ اور کچا گوشت جس پر خون کی سرخی بدستور موجود تھی۔ نزت نے مسکرا کر ہم برگر کی پلیٹ آگے کی اور پھر ان پر ٹوٹ پڑی۔ کبیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ڈپٹی ڈائریکٹر بنوانے میں اس عورت کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ نزت سفاری پارک کے قریب ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے نزت، کبیر نے کوچ پر نیم دراز ہو کر اعلان کیا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا اور نزت ہمیشہ کچن میں گھس کر اس کے لیے فرائی گوشت جیسی لذیذ ڈشیں تیار کرنے لگتی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ کچن میں کچھ بھی نہیں ہے کبیر جی، وہ مسکرا کر بولی۔ آلو کے چپس؟ مجھے اب چپس بھی پسند نہیں رہے۔ کیا؟ کبیر کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ آلو کے چپس کو زندگی سے زیادہ عزیز رکھنے والی آلو خور، یقین کرو وہ سنجیدہ ہوگی۔ میں تمہیں آلو سے زیادہ اہم چیز دکھاؤں گی۔ کمال ہے، تم مجھ سے خصوصی خبر بھی نہیں پوچھ رہی۔ میرے پاس اتنی اہم خبر ہے کہ تم اچھل پڑو گی۔ وہ کیا؟ یہ کہ FIA کو ڈاکٹر شیلا کے کیس سے ہٹا لیا جائے گا اور پھر ہم اس شہر کے لوگوں کو شیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے۔ یہ حکم ہمیں آج ہی اس وقت ملا ہے جب مزید 2 افراد کے ڈھانچے ملے ہیں۔ ہم نے ہاتھ کھینچ لیا تو پھر ڈاکٹر شیلا اور اس کے آدمی، میرا مطلب ہے آدم خور، تباہی مچا دیں گے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ نزت کی آنکھیں چمکنے لگی۔
मैं अभी आई। नज़त ने रेफ्रिजरेटर के पीछे रखे हुए थर्मास से कोई सयाल और गलीज मादा ग्लास में उड़ेला। फिर वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराती हुई कबीर के पास आ गई। लो ये पी लो। ये क्या है? कबीर चौंक पड़ा। विटामिन। नहीं, मैं विटामिन खाता हूँ, पीता नहीं। कबीर ने सयाल मादे को देखते हुए कहा। उसे मतली सी होने लगी। अगर तुम मेरी कनपटी पर रिवॉल्वर रख कर भी कहो तो मैं ये नहीं पीऊंगा। कबीर जी, वो बड़े प्यार से बोली। पी लो। हरगिज नहीं। वो सर हिलाने लगा। ये मुझे साइनाइड से भी जहरीला लग रहा है। नज़त मुस्कुराकर आगे आई और उसने बाएं हाथ से कबीर को काउच पर गिरा दिया। तमाम तर ताल्लुकात के बावजूद भी नज़त ने यह अंदाज कभी नहीं अपनाया था। उसने नज़त को धक्का देना चाहा, मगर उसे मान ही एहसास हुआ कि नज़त किसी पहलवान की तरह ताकतवर है। वो उसे उसकी जगह से हिला भी ना सका। वो उसे सिर्फ एक हाथ से काबू किए हुए थी। फिर नज़त ने एक और अजीब हरकत की। उसने कोहनी कबीर के सीने पर रखकर 2 उंगलियों से उसकी नाक बंद कर दी। कबीर तड़पने लगा, लेकिन कोहनी की कुव्वत इतनी ज्यादा थी कि वो हिल भी ना सका। नाक के जरिए सांस की आमदरफ्त बंद हुई तो उसने घबराकर मुंह के जरिए सांस लेनी चाहिए। शायद नज़त की हिकमत अमली भी यही थी। जो ही कबीर ने मुंह खोला, वो गलाजत उसके हलक में उड़ेलती चली गई और फिर नज़त ने गिलास फेंक कर उसका मुंह मजबूती से बंद कर दिया। कबीर को अपनी उल्टी दोबारा मैदे में वापस ले जानी पड़ी। उसका सर अब इस तरह हिल रहा था जैसे किसी ने रस्सी से बांधकर उसका गला घोंटने की कोशिश की हो। फिर कबीर ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रहा है। उसने अपने बाप की आवाजें सुनी, अपनी माँ की चीखों पुकार सुनी और फिर माँ ने उसकी आंखों में रोशनी चुभने लगी। शायद कोई उसकी आंखों पर रोशनी डाल रहा था। रोशनी गुल कर दो, उसने बमुश्किल कहा। इस वक्त प्यास की वजह से उसका हल्क तड़क रहा था और शदीद भूख लग रही थी। उसने आंखें खोल दी। नज़त उसके करीब बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। कबीर ने गर्दन घुमाकर उसे सूंघा। उसे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन खुद वो अपने कपड़ों से आने वाली बू को नापसंद कर रहा था। इस बू से उसे भूख भी लग रही थी। कुछ खाने को है? कबीर ने अचानक ही पूछा। मार्टीनी पियोगे? नज़त ने मुस्कुरा कर पूछा और इस नामी से कबीर को ऐसा लगा जैसे उसे मतली हो रही हो। उसने अंगड़ाई ली, नज़त की तरफ देखा, फिर उसी के अंदाज में जुबान से अपने कंधे को खुजाने लगा। भूखे हो? हाँ, बहुत भूख लग रही है। तब फिर मैं तुम्हारी पसंद की चीज लेकर अभी आती हूँ डार्लिंग। कबीर को उस वक्त सुकून का अजीब सा हल्का अजनबी सा एहसास हो रहा था। गुज़िश्ता 1 अशरे की मुलाजमत के दौरान वो हम वक्त फ्राइज के बारे में सोचता रहता था। उसे इस इदारे और खुद अपनी नेक नामी की फिक्र रहती थी, लेकिन ये बातें इस वक्त उसे महज ख्वाब लग रही थी। इस वक्त उसे ना तो FIA की परवाह थी और न ही अपनी मुलाजमत की। सुकून और तमानियत की अजीब सी लहर ने उसे मदहोश सा कर रखा था। इस वक्त उसे सिर्फ भूख लग रही थी और ये एहसास हो रहा था कि शायद वो गैर महफूज है। फिर मानी उसकी इश्तिहाद 2 चंद हो गई, क्योंकि उसने किचन में रेफ्रिजरेटर के खुलने की आवाज सुन ली थी। उसकी निगाहें किचन के दरवाजे पर जम गई और मुंह से राल बहने लगी। नज़त बड़ी अदा के साथ इटलाती और प्यार से उगराती हुई उसके लिए किसी जानवर की बड़ी सी रान लेकर आ रही थी। और सबसे अच्छी बात उसे ये लगी कि रान को धोया नहीं गया था। उस पर जानवर का अपना खून जमा हुआ था जो अब पिघलने लगा था। उसने लपक कर नज़त के हाथ से रान झपट ली और उसको चाटने और बम्बोड़ने लगा। अपने हाथ अच्छी तरह चाटने के बाद उसने नज़त की तरफ देखा। नज़त की आंखें चमक रही थी। वो भी रान खत्म करके अपने नाखून चाट रही थी। फिर दोनों मुस्कुरा उठे और कमरे की तरफ बढ़ गए। आने वाले दिनों में दोनों के दरमियान ना तो कोई पर्दा रहा और ना ही किसी किस्म की शर्म। वो खुश खुरम रहने लगा। उसने घर में खाना छोड़ दिया। वो बच्चों के नाजो नखरों से चिढ़ने लगा। नज़त के हाथों से मशरूब पीने के अगले रोज वो मामूल के मुताबिक दफ्तर गया। उसे हिदायत की गई थी कि एक शदीद जख्मी को तलाश किया जाए, ऐसे जख्मी को जिसका पेट फटा हुआ हो। उसने तमाम एजेंटों को तलब करके हुक्म दिया कि उस शख्स की तलाश में हर डॉक्टर, हर अस्पताल और हर क्लिनिक की छानबीन की जाए।